आज से हम अपने नए चैप्टर का आगाज कर रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब होता है वो पैसा जो कस्टमर से अभी भी लेना बाकी है। द अमाउंट येट टू बी रिसीव फ्रॉम कस्टमर। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मिस्टर असलम को हमने 50,000 का सामान उधार पर दिया। उसमें से हमें 10,000 उन्होंने पैसे दे दिए हैं, तो 50 में से 10,000 हमारे पास रिसीव हो गए। इट मीन्स कि अभी भी 40,000 मिस्टर असलम को देना बाकी हैं। तो हम ये कहेंगे कि इस वक्त हमारा अकाउंट रिसीवेबल 40,000 है। मीन्स कि 40,000 इज द अमाउंट विच इज येट टू बी रिसीव फ्रॉम मिस्टर असलम। तो अब मिस्टर असलम की तरह हमारे बहुत सारे कस्टमर्स होंगे। इन तमाम कस्टमर्स का टोटल अमाउंट पता करना कि कितना पैसा अभी भी इन तमाम कस्टमर से लेना बाकी है, ये कहलाएगा अकाउंट रिसीवेबल, या टोटल हम बोलेंगे वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। कोई भी ऐसा कारोबार नहीं होता जिसमें कस्टमर से सारा पैसा रिसीव हो जाया करे। कुछ ना कुछ पैसा कस्टमर से लेना बाकी रह जाता है, और कुछ पैसा ऐसा भी होता है जो किसी भी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हमें कभी मिलेगा ही नहीं। मिसाल के तौर पर बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ द कस्टमर, या कस्टमर का कारोबार बंद हो गया है, माइट बी बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ ए कस्टमर्स बिजनेस, और ड्यू टू एनी रीजन ये मुमकिन है कि कुछ पैसा हमें वापस ना मिल पाए। तो जब हमें इस बात का अच्छे से अंदाजा है कि हर साल कुछ ना कुछ ऐसा पैसा जरूर होगा कस्टमर की तरफ जो हमें वापस नहीं मिल पाएगा, देन व्हाट इज रैशनैलिटी? तो दानिशमंदी क्या है? तो यकीनन दानिशमंदी का तकाजा ये है कि हम बजाय इसके कि इस बात का इंतजार करें कि कोई कस्टमर पैसे देने से इनकार करेगा, कुछ पैसा इररिकवरेबल हो जाएगा, उससे पहले ही हम कुछ पैसा अपने पास सेव कर लें। So this is quite rational from the viewpoint of the business to save some amount इससे पहले कि कोई कस्टमर पैसे देने से इनकार करे। तो जो पैसा हम सेव करेंगे ये सोचकर कि अगर कोई कस्टमर पैसा नहीं देगा तो यहां से इस्तेमाल कर लेंगे, ऐसी सेविंग को बैड डेट्स एक्सपेंस कहते हैं। ऐसी सेविंग को बैड डेट्स एक्सपेंस कहेंगे। आई रिपीट, वो पैसा जो कि हमें अंदाजन लगता है कि हमें कस्टमर से नहीं मिल पाएगा, उस पैसे को सेव करना बैड डेट्स एक्सपेंस कहलाता है। जितना पैसा हमें नहीं मिल पाता है उस पैसे को हम एक नाम देते हैं और वो है बैड डेट्स। बैड डेट्स एक्सपेंस और बैड डेट्स में फर्क है। बैड डेट्स वो पैसा है जिसके ऊपर हमें शक है कि हमें नहीं मिलेगा, इसको बैड डेट्स कहें, इररिकवरेबल डेट कहें, डाउटफुल डेट कहें, या अनकलेक्टेबल डेट कहें, सब एक ही बात है। इन चारों नामों का एक ही मतलब है, वो पैसा जो हमें वापस नहीं मिल पाएगा, हमें
इसके ऊपर शक है, डाउट है। अब उसके लिए जो हम सेविंग करेंगे वो बैड डेट्स एक्सपेंस कहलाएगा। तो दोनों बातों में फर्क है। बैड डेट्स डाउटफुल अमाउंट है जो हमें नहीं मिल पाएगा, उसके लिए अगेंस्ट में जो हम सेविंग करेंगे वो बैड डेट्स एक्सपेंस है। इन दोनों वैल्यूज का सेम होना कतई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि हमारा अंदाजा हो कि इस साल 1 लाख रुपए कस्टमर से नहीं मिल पाएंगे, ये डाउटफुल हो गया, तो ये हो गया बैड डेट्स। तो बैड डेट्स हुआ 1 लाख, लेकिन हमने जो सेविंग की है वो की है 40,000 की। ये जो सेविंग है ये कहलाएगी बैड डेट्स एक्सपेंस। तो सेविंग हम कितनी करेंगे ये एक अलग बात है, डाउट कितना है ये एक अलग बात है। तो जितनी हमने सेविंग की वो कहलाया बैड डेट्स एक्सपेंस, और अगर ये सेविंग 1 साल की सेविंग है तो ये है बैड डेट्स एक्सपेंस, और अगर कई सालों की सेविंग एक साथ है तो वो कहलाएगा अलाउंस फॉर बैड डेट्स। तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स एक तीसरा लफ्ज हो गया जो कि हमें बता रहा है टोटल सेविंग। ना जो अमाउंट कस्टमर से हमें लेना बाकी है वो अकाउंटेबल, उसमें से हमें जितना डाउटफुल अमाउंट लग रहा है वो बैड डेट्स, उसके लिए जितनी सेविंग करेंगे 1 साल में वो बैड डेट्स एक्सपेंस कहलाएगा, और जो टोटल सेविंग हम अब तक कर चुके हैं वो कहलाएगा अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अब जब हमने सेविंग कर ली है तो फिर यकीनन उसकी हमें कोई ना कोई एंट्री बनानी पड़ेगी, अकाउंटिंग में हमें उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो उसकी एंट्री होती है बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। ये पेपर में 3 मुख्तलिफ तरीकों से आपसे पूछी जाती है। आपसे कहा जा सकता है रिकॉर्ड बैड डेट्स, आपसे कहा जा सकता है रिकॉर्ड बैड डेट्स इन जर्नल, और आपसे कहा जा सकता है प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्री फॉर बैड डेट्स। तीनों का मतलब एक ही है कि हमें बैड डेट्स की एंट्री बनानी है, और वो बनेगी बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। नाउ अब देखते हैं इसकी एक एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल को हम देखेंगे अपनी बुक में। बुक में हमारे पास एक सवाल है, एक सवाल है हमारे पास। कंपनी है हारून कंपनी, जिसका दिसंबर 31, 1991 तक का डाटा है, यानी साल का एंड हो चुका है। साल के एंड में पता चला कि कस्टमर से 1 लाख रुपए लेना बाकी, अकाउंट रिसीवेबल 1 लाख। हमारे तमाम जितने भी कस्टमर्स हैं सबको चेक किया तो पता चला कि 1 लाख रुपए लेना बाकी। पहले से जो अमाउंट हमारे पास सेव हुआ हुआ है वो है 800, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, टोटल सेविंग 800। इस साल जो हमने सेल्स की हैं वो है 1,24,000। अब ये साल के एंड में हमें ये कुछ डाटा बताया गया है। अब हमसे कहा जा रहा है कि प्रिपेयर जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द बैड डेट्स। बैड डेट्स की एंट्री बनाइए। एंट्री में अभी आपको बता चुका हूँ, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। एंट्री तो हर सूरत में यही बनेगी, कैलकुलेशन किसी भी तरह से करें, एंट्री यही है हमारे पास, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। कैलकुलेशन ये हमें बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस इज एस्टिमेटेड एट 2.5% ऑफ सेल्स। यानी कह रहे हैं कि अनकलेक्टेबल अकाउंट यानी बैड डेट्स कितना होगा इस साल, 2.5% ऑफ सेल, 2.5, 2.5% सेल का।
तो सेल का 2.5% निकाल लेते हैं। ये कैलकुलेशन भी हम करके बताएंगे यहां पर। तो बैड डेट्स एक्सपेंस की कैलकुलेशन हमने की। बैड डेट्स एक्सपेंस इज इक्वल टू सेल मल्टीप्लाइड बाय 2.5%, वही जो यहाँ सवाल में लिखा हुआ है, सेल का 2.5%, ये हमने निकाला। सेल सवाल में लिखी हुई है 1,24,000, तो 1,24,000 का 2.5% निकाला, जो कि बना 3,100। तो 3,100 हमारे पास आ गया। इसी के जरिए एंट्री बना दी। पहली एंट्री बनी, नरेट कर देते हैं इसको। बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। ठीक है, ये पहली सिचुएशन थी जो कि सवाल में दी हुई थी कि सेल का 2.5% निकाल लें। तो हमने सेल का 2.5% निकालकर एंट्री बना दी। इसके बाद इसकी सेकंड सिचुएशन है कि अकाउंट सिबल का 4%। फिर कह रहे हैं कि आप कितना होना चाहिए, अकाउंट सिबल का 4%। तो अकाउंट सिबल का 4% अब हम निकालेंगे। एंट्री अगेन वही बनेगी जो अभी हमने आपसे कहा था। एंट्री में कोई तब्दीली नहीं है। कैलकुलेशन किसी भी तरीके से हो, एंट्री एक ही तरीके से बनेगी, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। लेकिन इस दफा इन्होंने कहा है कि अकाउंट सिबल का 4%। तो अकाउंट सिबल का 4% तो हम निकालेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक इजाफी काम भी होगा, और ये सिर्फ अकाउंट सिबल से कैलकुलेट करते हुए ही होगा। ये देखिए, ये हमने अकाउंट सिबल का 4% निकाला। अकाउंट सिबल सवाल में दिया हुआ था 1,00,000 रुपए। इस 1,00,000 का हमने निकाला 4%, जो कि बना 4,000। यहां तक तो बिल्कुल वही है जो हमने अभी ऊपर भी किया था। यहाँ सेल का 2.5% था, यहाँ पर अकाउंट सिबल का 4% है। तो यहां तक तो मामला बिल्कुल सेम, ये बिल्कुल सेम मामला है। सिर्फ इजाफी बात ये हो गई है कि 800 रुपए इसमें से माइनस किए जा रहे हैं। ये 800 रुपए हमें नजर आ रहे हैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स के। ये हमारी पहले से सेविंग है, यानी 800 रुपए हमारे पास पहले से मौजूद है। तो 4,000 रुपए हमें सेव करने हैं, उसमें से 800 रुपए हमारे पास पहले से मौजूद हैं। तो इसका मतलब कि हमें 3,200 रुपए सेव करने चाहिए। तो हमने ये 3,200 रुपए से एंट्री बना दी। इस साल हमारी सेविंग हो गई 3,200। ये 3,200 से एंट्री बन गई। ये काम जो हमने इजाफी किया 800 माइनस करने का, ये काम सेल्स में कभी भी नहीं होगा, किसी भी सूरत नहीं होगा। ये काम सेल्स के अलावा जब भी कैलकुलेशन होगी बैड डेट्स की, किसी भी तरह से हो, हर दफा हम ये अलाउंस ऑफ बैड डेट्स वाला यहां से माइनस करेंगे। लेकिन अगर सेल पर कैलकुलेशन हो रही है तो हम माइनस नहीं करेंगे। ये बात आपने याद रखनी। दो इजाफी बातें, ये जो हमने माइनस किया है ये इसकी वजह से किया है कि यहां लिखा हुआ है क्रेडिट। अगर यहां लिखा होता डेबिट तो हम यहां प्लस कर देते। ओके फाइन। बैड डेट्स की एंट्री हर सूरत में यही बनेगी, बैड डेट्स एक्सपेंस अलाउंस और बैड डेट्स, चाहे कैलकुलेशन कैसे भी हो रही हो। बस फर्क इस बात का है कि अगर सेल की कैलकुलेशन है तो सेल पर परसेंटेज लगाइए, जो आंसर आए एंट्री बना दीजिए। अकाउंटेबल पर परसेंटेज लग रही है तो जो पिछला हमारे पास लिखा हुआ है, अगर क्रेडिट में तो माइनस कर दीजिए, डेबिट में अलाउंस और बैड डेट्स है तो प्लस करके एंट्री बनाइए। ओके फाइन, दैट्स ऑल टुडे। ये हमने आज अपने चैप्टर का आगाज किया है। इसकी पहली सिचुएशन आज हमने डिस्कस की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस सिचुएशन के अंदर कुछ मजीद डिटेल्स भी हम देखेंगे।